व्यूअर्स वेलकम टू एपीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बारे में, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। इससे कंप्लीट पूरा वीडियो में आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला वर्सेस मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा थंबनेल पे हमने चीज़ों को लिया भी है, लेकिन इसे डिटेलिंग में हम लोग समझेंगे कि आखिर दोनों चीज़ें होती क्या हैं। तो अगर जो एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर देखा होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है ऑफ एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये एक्चुअल होल नंबर रेशियो होती है मल्टीप्लाई ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की एक्चुअल जो है होल नंबर होती है ये, ठीक। जैसे CO2 का जो है एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। H2O का भी सेम ही। जैसे NO2 का आप देख सकते हैं NO2 लिखा है यहाँ पर, इसका ये NO2 आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का N2O4 है। अब ये इस तरह से आगे बढ़ के देखेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसके पूरे फार्मूले को समझेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पूरा मैंने बढ़िया पहले से ही डिजाइन करके रखा हुआ आप लोगों के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला होता है H2O2, और H2O2 जो इसका है ये आणविक सूत्र है इसका, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने आप में होता है। इजी वे से अगर जो हम इसे तोड़ के देखें तो यहाँ H लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे दो दो अणु लगे हुए हैं। दो दो को मैंने तोड़ लिया है, यहाँ पर दो को काटा यहाँ पर दो से ही, तो यहाँ 1 और 1 निकला, यानी सरलतम अनुपात क्या निकल के आया, OH। तो OH जो इसका है वो क्या अपने आप में ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हुआ, और जो आपका ये मिल रहा है H2O2 ये इसका अपने आप में अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल रहा है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा आई होप। अगर ग्लूकोज की हम बात करें थोड़ा सा, तो ग्लूकोज आपका होता क्या है 6,6H12O6। अब इनको भी हम एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ें तो यहाँ पर क्या 6, 12, 6 और 6 के टेबल से सभी के सभी कट जाते हैं। तो यहाँ ये कटा, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया। इसको देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा है CH2O। तो CH2O जो अपने आप में है ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है, और ये जो आपका है ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इतना तो आप समझ गए ही हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अब इसको फाइंड करने का और अच्छे तरीके से क्या मेथड हो सकता है उसको बताएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर जो हम लोग का फॉर्मूला है वो ये है, अणुसूत्र बराबर होता है N गुणे में मूलानुपाती सूत्र। तो जो अणुसूत्र होता है वो बराबर होता है N गुणे में मूलानुपाती सूत्र। ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। अगर जो बात करें N इक्वल टू क्या हो सकता है, तो N इक्वल टू हो सकता है यौगिक का अणुसूत्र द्रव्यमान, और फिर यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। चलिए हो गया ये बात, लेकिन अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ आप क्या देखते हो कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला तो ये है। अब H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका अणुसूत्र जो है, यानी अणुसूत्र आपका मिलेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यानी 2 लिखा गया, 2 गुणे 1। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका होता है 16, यानी 16 गुणे में 2, यानी कि 16 दूना 32। तो टोटल मिला के 34 हो गया, यानी कि H2O2 का अणुसूत्र द्रव्यमान जो होगा वो 34 हो गया। अब क्योंकि OH इसका जो है एम्पिरिकल फार्मूला है, यानी कि मूलानुपाती सूत्र है, तो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान जब निकालोगे आप, तो यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन का 1 होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन आपका क्या होता है, ऑक्सीजन आपका 1 है, तो ऑक्सीजन 1 का आपका हो जाता है 16, यानी टोटल मिला के 17 हो गया। अब यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सूत्र दिया गया है वो ये दिया गया है, यौगिक का अणुसूत्र द्रव्यमान बराबर बटे में यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो यहाँ पर N इक्वल टू हो जाएगा यौगिक का सूत्र द्रव्यमान यानी 34 बटे में 17। अब इनको काटोगे तो आपका निकलेगा 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो आप देखते हो N की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई, यानी कि अणुसूत्र बराबर जो आपने मूलानुपाती सूत्र देखा था इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी जो N की नंबर कितने आए, 2 आ गए, ठीक है। इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया कि आखिर ये N की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर जो हम बात करें थोड़ा सा और आगे कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात कैसे करते हैं, तो कुछ तथ्य मैंने पहले से लिख कर रखा है, तो उसे आप देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। तो जो किसी यौगिक का अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोई यौगिक है, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का सरल और पूर्ण अनुपात बनाता है। कहने का पर्पज़ ये है कि कोई यौगिक अगर जो आपके पास है, कोई कंपाउंड आपका हो सकता है, H2O2 ही हो सकता है, तो उसका जो मूलानुपाती सूत्र है किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के सरलतम अनुपात से बना होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, किसी यौगिक का अणुसूत्र अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तीसरा हमारा जो है वो सरलतम अनुपात में परमाणुओं की अपेक्षित संख्या प्रदर्शित करने वाला रासायनिक जो सूत्र है वो इसी को मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं।
और उसके बाद 5वां पॉइंट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका अणुसूत्र है, जबकि इसका मूलानुपाती सूत्र OH है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करने का मेथड इस तरह से होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं H2O2 है तो यहाँ पर सरलतम अनुपात 1:1 निकला, तो इसी से निकला OH, और यहाँ पर H2O2 है, जैसा इस तरह से देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अणुसूत्र हो जाएगा, ये आपका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। तो याद ज्ञात करने का तरीका यह भी है, इस तरह से भी हम ज्ञात करते हैं। लेकिन और तथ्य भी देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है CH3COOH, जिसे एस्टिक अम्ल कहते हैं। इसका जो अणुसूत्र है वो आपको देख सकते हो C2H4O2। इन्हीं को मैंने ऐसे चेंज किया, यानी कि कार्बन 2 थे, हाइड्रोजन 4 था, ऑक्सीजन 2 थे, इसी को हमने चेंज किया C2H4O2 को। जबकि मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो इसी को हम तोड़ के लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का निकल के आता है कितना, जैसे आप देख सकते हैं नीचे हमने यहाँ रखा हुआ है कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 थे, 4 थे, 1 थे, यानी को तोड़ा मैंने तो 1:1 का रेशियो निकल के आएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर H2 है यानी CH2O। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकल गया मूलानुपाती सूत्र का, CH2O निकल के आया, यानी एस्टिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र जो आपका होगा CH2O होगा। इसी प्रकार बेंजीन अणु के बारे में बात करें तो बेंजीन अणु जो होती है C6H6 होती है, और इसका अगर जो मूलानुपाती सूत्र देखेंगे तो यहाँ पर 6 रहता है, काट देंगे तो वहाँ पर 1:1 आएगा, यानी कि CH आपका बेंजीन रिंग का मूलानुपाती सूत्र निकल के आएगा। ठीक है, आई होप समझ में तो आपको अब आ ही रहा होगा कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र कैसे फाइंड करते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर और तथ्य लिखा गया, किसी यौगिक के अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र के बीच में संबंध जो है आप कैसे निकाल सकते हैं। यह बात मैंने पहले ही डिस्कस की थी शुरुआती दौर के टाइम में ही, कि अणुसूत्र बराबर होता है n गुणे में मूलानुपाती सूत्र। तो यहाँ पर जो n संख्या आपका है वो पूर्णांक हो सकता है, इसका मान 1 2 3 4 5 हो सकता है। जहाँ जहाँ में n देखा आपने वो अपने आप में पूर्णांक होगा, जिसका मान 1 2 3 4 5 हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिएगा, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए कुछ निम्न पदों का योग किया जाता है, निम्न पदों की चीज़ें ली जाती है जिससे वो ज्ञात किया जा सकता है। पहला बात करेंगे, सर्वप्रथम किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का परसेंट मात्राओं को उनकी परमाणु द्रव्यमान से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के अपेक्षिक जो है द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, अपेक्षिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। दूसरा पद यह है कि हमें उपरोक्त पद में प्राप्त सभी अपेक्षित संख्याओं को सबसे छोटी अपेक्षित संख्याओं से भाग करेंगे तथा प्राप्त परिमाणों में निकटतम पूर्णांक मान को लिया जाएगा, जिससे परमाणु का सरलतम अनुपात दिया जा सकता है। ये चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ज्ञात करते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेलिंग में आगे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। और जब मैं तीसरे पद की बात करूँ तो पद 2 में प्राप्त परमाणुओं के अनुपात को ध्यान से देखेंगे, वो मूलानुपाती सूत्र लिख लेंगे। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के बाद मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, और जब हमें द्रव्यमान ज्ञात मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसके द्वारा मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, और इसके बाद हम n का मान ज्ञात करते हैं, जैसे n = मोलर द्रव्यमान बटे में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा। इसके बाद हम अणुसूत्र ज्ञात करेंगे, अणुसूत्र बराबर होता है n गुणे में मूलानुपाती सूत्र। इसे ज्ञात करने के बाद हमारा पूरा का पूरा तथ्य क्लियर हो जाता है। आई होप 6 पॉइंट है यहाँ पर, जिसके थ्रू हमें ज्ञात करने का मेथड बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 6 पॉइंट है टोटल। लेकिन अब इसके हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे बिना क्वेश्चन के, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो यह एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन यह है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो ये समझिएगा। प्रश्न में पढ़ता हूँ, एक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर C मिलता है, यानी कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। कार्बन व हाइड्रोजन की मात्राओं का क्रमशः अनुपात दिया गया है, एक 40 दिया गया है, एक 6.67 दिया गया है, और कह रहा है प्राप्त हुआ यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान जो है 180 हो तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको कार्बन का परसेंट दिया गया है, वो भी कितना 40%, और यहाँ पर दे सकते हैं, और हाइड्रोजन का परसेंट दिया गया है 66 पॉइंट यहाँ पर रहेगा 6.67% दिया गया है। तो आपको पता है कि हमें आखिर और परसेंटेज में ऑक्सीजन भी तो होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ भी करना नहीं है, 100 करना है, माइनस कर देना है क्या। अब यहाँ 6.67 और प्लस का आपका हो जाएगा 40। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आप माइनस करोगे, इनको इसमें से माइनस कर दोगे 100 में से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो रहेगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कार्बन का परसेंटेज यानी 40% मैंने ले लिया,
और हाइड्रोजन का परसेंट है 6.67% होगा और ऑक्सीजन का परसेंट जो है 53.33% देखने को मिलेगा। स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो परसेंटेज को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ 40% है, ये 40 ग्राम हो जाएगा। ये 6.67% है यानी कि इसको 6.67 ग्राम कर लेंगे। ये आपका 53.33% है, इसको 53.33 ग्राम कर लेंगे। तो स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बात करें स्टेप 2 में क्या होगा, तो इसमें हमें मोल्स फाइंड करने होते हैं। अब मोल्स कैसे फाइंड होगा, इसके एटॉमिक वेट यानी परमाणु द्रव्यमान से। तो यहाँ का जो आपका देख सकते हो कार्बन का जो भार दिया गया वो 40 ग्राम दिया गया है। तो 40 बटे में आपने देखा क्या है कि इसका भार लिखेंगे। अब क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटे में और भार, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या है, ऊपर जो भार दिया गया है यानी 40, इसका और भार आपको पता है कि कार्बन का परमाणु भार कितना होगा, तो कार्बन का अपने आप में 12 होगा। तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आ गया इस तरह से पूरा का पूरा 3.33 आ जाएगा। और यहाँ आप फिर यहाँ पर 1 से देंगे तो यानी 6.67 हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट लगाकर देखो, पॉइंट लगाकर करेंगे आप वैसे भी करेंगे तब भी आपको कैलकुलेशन में सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिससे दिक्कतें नहीं होंगी। आप पॉइंट लगाते हो तब भी ठीक है, नहीं लगाते हो तब भी कोई बात नहीं है। 1653.33 में 16 का जो है भाग किया जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.33 ऐसे करके। तो अब टोटल रेशियो में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा पहले आपको ये देखना होगा, यानी जैसे दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने लिख भी दिया है कि स्टेप थर्ड में सबसे छोटी स्टेप 3 में सबसे छोटी वाले संख्याओं से भाग करते हैं। सबसे छोटी संख्या यही सब है, तो इनसे भाग कर लो। तो इनसे भाग करने के बाद आपको 1 मिलेगा, पूर्णांक जो मिलेगा 1 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा, यानी इस तरह से मिल गया। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारा कार्बन है वो तो हमारा C1 हो गया, हाइड्रोजन हमारा है H2 हो गया, ऑक्सीजन हमारा कि O1 हो गया। तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो मूलानुपाती सूत्र तो निकल के आ गया। मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर लें, तो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान भी मिलेगा हम लोग को 12 प्लस का 2 प्लस का 16, जैसा यहाँ पर दिया उसके अकॉर्डिंग हमने मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, जिससे हमें 30 देखने को मिला। और अब 30 के बाद तो ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ये जो ग्रुप हमको मिला है, ठीक है, उसमें उसका द्रव्यमान पहले से दिया है कि मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 180 होगा। तो हमें जब मोलर द्रव्यमान 180 दिया हुआ है तो हमारे पास तो फॉर्मूला है N = मोलर द्रव्यमान बटे में मूलानुपाती सूत्र। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया तो 180/30 यानी कि = 6 आ गया। अब 6 के आने से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 6 यहाँ पर आया है, तो यानी क्या होगा, तो यानी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो जैसे ही हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा फॉर्मूला निकलेगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज मिला हमें। तो यहाँ पर जो यौगिक हम लोग का था वो कार्बन और हाइड्रोजन का मिला हुआ यौगिक था, वो हम लोग का ग्लूकोज था। आई होप इस VIP क्वेश्चन से तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज के बेसिस पे और मोल निकाल करके किस तरह से हम लोग यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र का और अर्ध सूत्र के बारे में ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यौगिक का अर्ध सूत्र भी हम लोगों ने अच्छे से ज्ञात कर लिया मूलानुपाती सूत्र की सहायता से। अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन लेकर के, जिससे और आपकी बातें क्लियर हो सके। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि एक यौगिक में यानी कि सोडियम है और उसके बाद सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन तत्व उपस्थित है। इन तत्वों में परसेंटेज मात्राएं दी गई हैं, सभी की मात्रा आपकी बार दे दिया है लगभग में, और जिनकी नहीं दिया होगा उसमें से 100 में से हम माइनस कर लेंगे, हमारा निकल जाता है। टोटल सम करके 100 में से माइनस कर देंगे, जो नहीं दिया रहेगा वो हमें देखने को मिल जाता है। यानी 14.28%, 9.92%, 6.20% दिया गया। यौगिक का अर्धसूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक में उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु में H2O के उपस्थिति पाई जाती है। चलो ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर एक बात और लिखा गया, क्रिस्टलीय यौगिक का हमें सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञात करना है, यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है, जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसका सूत्र ज्ञात करना है, और बाकी चीज़ें तो हमें हम कैलकुलेट करेंगे, ये मान निकल गया तो हमारा वो सूत्र ज्ञात हो जाएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सोडियम दिया गया, सल्फर दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया, ऑक्सीजन दिया गया, सबको हमने एक साथ लिखा। हमें जिसका वैल्यू दिया वो लिख लिया हमने सोडियम का वैल्यू दिया गया, सल्फर का वैल्यू दिया गया और हाइड्रोजन का वैल्यू दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया गया। 100 में से सबको जोड़ के माइनस कर दिया, हमारा 69.60 आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट यूज करेंगे। यहाँ पर हम इसे ग्राम में चेंज कर लेंगे। देखिए सबको ग्राम में मैंने चेंज कर लिया। ग्राम में चेंज करना बहुत ही ईजी है, सेम जो अमाउंट लिखा वही अमाउंट लिख दो, 100 से होता ही आपको पता ही है। ग्राम निकल गया ऐसे। ग्राम निकालने के बाद हम मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या होता है, इनका भार लिखेंगे, यानी 23 लिखेंगे तो यानी 0.62 आ गया। सल्फर का भी ऐसे भार 32 होता है, ये लिख दिया हमने, 0.31 आ गया। हाइड्रोजन का 1 आता है तो 6.20 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का देखेंगे तो 69.60 यानी कि 16 आ जाएगा, यानी 4.35 आएगा। तो इस तरह से इसका भी मान कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद जो सबसे कम
डिजिट वाला होगा यानी कम अंक जिसका होगा तो उसको देखेंगे तो हमारा सबसे कम में तो यहाँ पर ये 0.31 ही है, तो 0.31 से सब में भाग दे देंगे तो यहाँ पर निकलेगा 2, 1, 20 और 14। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। आई होप मैं मान के चलूँ कि आप ये कैलकुलेशन कर लोगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि Na आपको मिल गया 2, तो यानी Na2 S1 ही है, S1 S20 और O आपका हो जाएगा 14। तो इस तरह से आपने मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। अब क्या जो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान आपने ज्ञात करना है, मूलानुपाती सूत्र ये तो फाइंड हो गया, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसमें हम सोडियम को लिखेंगे 23 गुणे में 2 और प्लस का 32, प्लस का आपका यहाँ पर 20 दिया हुआ है, 20 गुणे में 1 तो यानी 20 होगा, और प्लस का 16 गुणे में 14 होगा, क्योंकि 16 तो इसका भार होता है, 14 यहाँ पर दिया ही है। टोटल कैलकुलेशन में हमें मिल रहा है 322, यानी 322 वाले बंदे का जो मोलर द्रव्यमान है उसका यौगिक का जो क्रिस्टलीय यौगिक है उस यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो उस यौगिक का सूत्र यानी अणु सूत्र जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा Na2SH20O14, यानी कि Na यानी N2SH20 और O14 मिलेगा। इस तरह से ये पूरे के पूरे पाथ कैलकुलेट किए जाते हैं। आई होप आपको समझ। देखो एन की वैल्यू भी कह रहा है कितना होगा, तो एन की वैल्यू बहुत ईजी है। हमने यहाँ क्या लिखा है, जो हमारा 322 आया बटे में 322 से भाग कर देंगे तो हमारा एन की वैल्यू भी 1 निकल के आएगी, यानी एन आगे हम लगा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें पहले ही मूलर द्रव्यमान दे दिया गया। तो मूलर द्रव्यमान दिया है 322 और हमने वो ऐसे भी मूलर द्रव्यमान निकाला 322, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की वैल्यू भी 1 निकलेगी, यानी इसका जो फॉर्मूला ये यही होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई होप इस वीडियो से तो क्लियर ही हो गया कि ऐसे कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। और जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और अगर जो किसी क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा।